नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रिज़वान सर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। बच्चों, जैसे कि हम सभी लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं आजकल, और प्रतिशत में हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये 5वां सेशन होगा और आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में आज के क्वेश्चंस में देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि या कमी पर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, इस पर आज करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा कुछ और आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो उसी हिसाब से चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले कि अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी करें उस पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसलिए ताकि अगला वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेशन। तो हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, परसेंट। ठीक है, तो प्रतिशत में अभी तक हम लोगों ने देखा है कि भाई संख्याओं पर आधारित भी प्रश्न किए, कुछ प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित भी प्रश्न किए। इसके अलावा आज आगे बढ़ते हैं और आज का थोड़ा सा कुछ और मॉडिफाई किए हैं वीडियो में कि आपके क्वेश्चंस आपको साइड में दिखते रहेंगे जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बोलूँगा। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक सिनेमा हॉल का टिकट 5 रुपये प्रति व्यक्ति है। अब बच्चों कह रहा है कि उसका टिकट जो है वो कितना है, 5 रुपये प्रति व्यक्ति है। ठीक है, 5 रुपये प्रति व्यक्ति है। कह रहा है कि शुल्क में 20% की कमी कर दी जाती है। शुल्क में बेटा 20% की कमी कर दी जाती है, जिससे उसकी मालिक की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है जिससे सिनेमा मालिक की आय 44% बढ़ जाती है। ठीक है, आय कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है, 44% बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखते हैं कि दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो बच्चों कि सिनेमा हॉल की मालिक की आय डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड करेगी हमेशा कि टिकट का मूल्य कितना है। ठीक है बच्चों, टिकट का मूल्य कितना है और उसके पास कितने दर्शक व्यूअर्स हैं, दर्शक कितने हैं उसके पास, तो इस पर डिपेंड करती है सिनेमा हॉल मालिक की आय। तो कह रहा है टिकट का मूल्य 20% बढ़ जाता है। अब देखो कितने रुपए है तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, दर्शकों की संख्या पर नहीं बात कर रहा है, दर्शकों की संख्या में प्रतिशत की बात कर रहा है। तो जो टिकट का मूल्य है 5 रुपये से 5 रुपये प्रति व्यक्ति तक कितना भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो भाई 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 20% की वैल्यू देखेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, ठीक, तो हम कहेंगे कि भाई 20% की वैल्यू 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5 होती है बच्चों। तो 1/5 यानी कि पहले मूल्य 5 रुपये था, दे भी रखा है 5 रुपये और पहले था भी 5, सॉरी कमी हो जाती है बच्चों। तो कमी हो जाती है 1 की, तो अब मूल्य कितना रह गया है बच्चों, 4 रुपये रह गया है। तो हमने कहा मान लिया पहले दर्शक जो आते थे वो 100 आते थे, तो उसकी आय कितनी हो जाती थी इसका मतलब, तो इसका मतलब पहले सिनेमा हॉल की आय जो होती थी वो 500 रुपये हो जाती थी। ठीक है, अब 4 रुपये टिकट का मूल्य हो गया है, दर्शक हमें नहीं मालूम है, हमने मान लिया दर्शक ए आ रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी आय 44% बढ़ जाती है। भाई आय कितनी बढ़ जाती है, 44% बढ़ जाती है। तो 44% 500 का बच्चों 44% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 44%। ठीक है, तो 44% निकल कर आएगा बच्चों। ठीक, तो 44/100 करेंगे, कितने में, 500 में, 2 जीरो काटेंगे तो 44 पंजे बेटा कितना हो जाएगा, 220। तो यानी कि अब उसकी इनकम हो गई है कितनी बच्चों, 720 हो गई है। ठीक है, तो कितनी इनकम हो गई है, अब है 720 हो गई है। तो इसका मतलब अब ए बराबर कितना आएगा, दर्शक। तो आप कहोगे कि दर्शक बराबर 4 से काटेंगे, 18 चौके 72 होता है और 0। तो अब दर्शक बच्चों आ रहे हैं, उसके पास कितने आ रहे हैं, 180। पहले दर्शक कितने थे, 100, अब कितने आ रहे हैं, 180। तो दर्शकों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे कि सर दर्शकों की संख्या 80% बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है दर्शकों की संख्या, 80%। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा।
तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में आते भी रहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इनको मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन ज़रूर करते हुए चलें, ताकि आगे चल के हम जब परीक्षा का समय आए तो उस समय हम अपने सभी क्वेश्चंस को एक ही बार में एक ही जगह पर होंगे, तो उन सभी का रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के शुल्क में 20% की वृद्धि कर जाती है। ठीक है, तो उसके मूल्य में बेटा 20% की वृद्धि हो जाती है। और कह रहा है कि दर्शकों की संख्या भी 30% की वृद्धि हो जाती है। और दर्शकों की संख्या भी कितने परसेंट बढ़ जाती है बच्चों? 30% बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अक्सर होता है कि नई मूवी आती है, अच्छी मूवी आती है, तो टिकट का रेट तो बढ़ता है, दर्शक भी बढ़ते हैं। तो हमने आपको ये बच्चों एक फार्मूला बताया था कि प्रभाव यानी कि एक ऐसी जगह पर अप्लाई करते हैं जब रिजल्ट दो संख्याओं के गुणनफल पर डिपेंड करता है। अब देखो भाई, अभी भी हमने बताया कि आय किस पर डिपेंड कर रही है? टिकट का मूल्य कितना है और दर्शकों की संख्या कितनी है। तो प्रभाव बेटा हमने कितना लिखाया था? ठीक है, आप कहोगे प्रभाव लिखाया था +- x +- y +-xy/100 लिखाया था। जहां पर प्लस कब लगाएंगे? जब वृद्धि हो रही होगी, और माइनस का प्रयोग कब करेंगे? जब कमी हो रही होगी। तो कह रहा है कि प्राइस भी 20% बढ़ रहा है, यानी कि प्लस का 20 रहेगा। दर्शक भी 30% बढ़ रहे हैं, तो दर्शक भी प्लस पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि XY यानी कि 20 × 30 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए, अब 20 भी पॉजिटिव है, 30 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का गुणनफल भी बच्चों कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब 2 0 से 2 0 बच्चों काट देंगे। 20 और 30 कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। और 3 दूनी 6, 50 और 6 बच्चों कितना बन जाएगा? 56 बन जाएगा। तो यानी कि दर्शकों की संख्या क्या हो रहा है? 56%। अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो वृद्धि हो रही होगी, और अगर निगेटिव आए तो कमी। अब चूंकि यहाँ पर आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या पड़ेगा? उसकी वृद्धि हो जाएगी। उसकी आय में वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चों? 56% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आज हम इसी प्रभाव पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस प्रतिशत में बन सकते हैं उन सभी को करेंगे लगभग। तो हाँ, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें, काटा भी ना करें। और उससे क्या होता है, चीज़ें अक्सर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, वो मिस हो जाती हैं। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक वस्तुओं पर व्यय कर देता है। 12.5% दैनिक वस्तुओं पर व्यय करता है। ठीक है, शेष फिर कह रहा है व्यय करता है तथा शेष का 30%। बच्चों बात कर रहा है किसकी? शेष का 30% व्यय करता है मकान के किराए पर। मकान के किराए पर कह रहा है फिर आगे इसी में कि और उसके पास यदि अभी भी 2940 रुपये शेष है। अभी भी उसके पास बच्चों कितने रुपए शेष हैं? 2940 रुपये शेष हैं। तो कह रहा है कि उसका वेतन कितना है, उस व्यक्ति का वेतन पूछ रहा है। तो 12.5% उसने दैनिक पर खर्च किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, 12.5% कितना होता है? ठीक, अब अगर 12.5% कह रहा है कि दैनिक वस्तुओं पर, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रारंभिक वस्तु हमेशा 12.5% बच्चों किसकी वैल्यू होती है? 1/8 की। और 30% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 3/10 की होती है।
तो हम करते क्या है, ऐसी सिचुएशंस में जो भिन्न बनता है उनके जो हर होते हैं, जैसे 8 और 10 हो गया है, क्या हो गया बच्चों, 8 और 10। तो प्रारंभिक संख्या हम इन दोनों का लासा मानते हैं। तो आप कहोगे प्रारंभिक वेतन बच्चों कितना बन जाएगा, प्रारंभिक वेतन, ठीक है, 8 और 10 का लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमने कहा कि प्रारंभिक वेतन कितना था बच्चों, 40 था। ठीक, अब कह रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। तो भाई इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसका 40 का 1/8 निकालेंगे, कहीं पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइड में भी, ठीक है, कि 40 का 1/8 निकालेंगे, 4 पंजे 20, तो आप कहोगे इसका मतलब यह है कि 5 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो इसका 12.5% निकालेंगे, माइनस कर देंगे बच्चों 12.5%। तो 5 रुपये माइनस कर दिए तो कितना बचा है उसके पास, ठीक है, 35 रुपये बचा है बच्चों। कितना बच गया है, 35 रुपये। अब कह रहा है शेष, जितना भी शेष बचा था उसका 30% उसने खर्च कर दिया है, यानी कि 3/10 खर्च कर दिया है। अब अगर 3/10 निकालेंगे बच्चों, 35 का 3/10 माइनस करेंगे तो 35 का 3/10 करेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चों कि अब यहाँ पर वैल्यू पूरी नहीं कट रही है, कोई बात नहीं, नहीं कट रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 40 का 2 गुना मान लो बच्चों। भाई 40 का 2 गुना कितना होता है, 80 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 की जगह पर 10 खर्च करेगा। तो बच्चों अब कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि अब बचेगा उसके पास 70 रुपये। कितना बचेगा, 70 रुपये। तो 70 का बच्चों 3/10 निकालेंगे तो 70 का 3/10, 0 से 0, आप कहोगे कि सर 21 रुपये उसने खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए, 21 रुपये। 70 में से 21 करेंगे तो आप कहोगे कि सर शेष जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, शेष 49 रुपये। कितने बचेंगे, 49। अब ये कह रहा है कि शेष उसके पास 2940 रुपये है। तो 49 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 2940 हो जाएगी। काटेंगे तो 49 से काटेंगे, 49 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो 5 छक्का 30 यानी कि 50 छक्के 300 बनेगा। और 49 चूंकि 1 कम है तो 1 छक्का 6, 300 से बच्चों 6 कितना कम हो जाएगा, 294। तो मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी बन जाएगी, ठीक है, 6 और 1 0 60 बन जाएगी। 49 से डायरेक्ट काट देंगे। कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसको 7 से 2 बार काट सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी बन गई, 60 बन गई। तो अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 बन गई है, प्रारंभिक वेतन हमने कितना माना है, 80। तो प्रारंभिक वेतन कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 60 से, तो 2 0 पहले लगा लेंगे, ठीक है, एक 80 का एक 60 का, और 8 छंग 48 हो जाएगा। प्रारंभिक वेतन बच्चों कितना आ जाएगा, 4800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और अगर कोई अभी भी दिक्कत इसमें आ रही है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे। वो हालांकि आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन आसान रहता है। और दिक्कतें कब आ जाती हैं, जब हमारी वैल्यू कुछ सीधी सीधी ना देकर, यानी कि चाहे वो भिन्न वाले वैल्यू में दे रखी हो या दशमलव वाले में। खैर कोई बात नहीं है, इसी तरीके से लगाएंगे। हमने कहा कि प्रारंभिक वेतन बच्चों कितना है, ए है। प्रारंभिक वेतन कितना है, ए है। तो अब कह रहा है कि दैनिक वस्तुओं पर 1/8 खर्च कर दिया। मतलब 8 में से कितना खर्च कर दिया बच्चों, 8 में से 1 रुपया खर्च कर दिया। तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे कि इसका मतलब बचेगा कितना, 7/8 बचेगा। कितना बचेगा, 7/8 बचेगा। ठीक है, तो हम ये बचत क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अंत में बच्चों बचत ही दे रखी है। शेष का मतलब लास्ट में जो होगा वो बचत होगी। अब कह रहा है शेष का 30% किराए पर खर्च कर दिया। अब उसके पास टोटल कितना बचा है, इतना बचा हुआ है, इसका 30% खर्च कर दिया। यानी कि अगर मान लें शेष 10 बचा है तो 10 में 3 और खर्च कर दिया है, तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि 7 बचेगा 10 में। और ये बराबर दे रखा है 2940 दे रखा है।
कितना दे रखा है बच्चों? 2940 दे रखा है। तो आप फिर से काटेंगे, 7 से काटेंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28, ठीक है, एक बचेगा, 7 दूनी 14। फिर 7 से काटेंगे, 7 छंग 42 और 0। तो ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? आगे बनेगा 60 गुणा 8 गुणे 10 करेंगे, 8 दशावन 80। कितना आंसर आ जाएगा? 8 छंग 48 और 2 0। ठीक है, तो यानी कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था बच्चों? 4800 रुपये था। ठीक है, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अगर आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने हैं, और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो और इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग अपने वीडियोस में और भी चीज़ें मॉडिफाई करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी इतना नया एक्सपीरियंस है, तो समय लगता है बच्चों धीरे धीरे चीज़ें सीखने में, और अपने पास इतनी टेक्निकल टीम तो है नहीं, खुद से ही करना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पर, 20% किराए पर, आगे कह रहा है 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर व्यय करता है, 10% परिवहन पर, 10% परिवहन पर, और कह रहा है यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। ठीक है, उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब उसने ये नहीं कहा कि शेष का, अब यहाँ पर कह रहा है कि अपनी आय का 40%, 20%, 10% और 10%। तो मतलब आप कहोगे कि टोटल खर्च कितना बन रहा है? कुल खर्च बेटा बच्चों कितना बन रहा है? कुल खर्च बन रहा है 40, 10, 60, 70 और 80। आप कहोगे कुल खर्च बन रहा है 80%। ठीक है, कुल खर्च कितना बन रहा है? 80% बन रहा है। तो इसका मतलब उसकी कुल बचत कितनी होगी? आप कहोगे उसकी कुल बचत होगी बच्चों 20%। ठीक है, और ये बचत बराबर दे रखी है, कितनी है? 1500 रुपये। ठीक है, बचत बराबर कितनी दे रखी है? 1500 रुपये। कह रहा है उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, अब आय तो बच्चों कितनी होती है? प्रारंभिक आय किसी की भी बात करें तो कितनी होती है? 100% होती है। अब 20 में क्या किसी संख्या से गुणा करके सीधे 100 बना सकते हैं? आप कहोगे कि 20 पंजे 100 होता है, किससे गुणा कर रहे हैं बच्चों? 5 से। तो इसका मतलब दूसरे पक्ष में भी गुणा 5 से करनी पड़ेगी। तो 15 पचे कितना होता है? 15 पचे 7500, यानी कि उसकी आय बच्चों कितनी थी? 7500 रुपये थी। ये क्वेश्चन भी बड़े आसान होते हैं और अक्सर परीक्षाओं में आते भी रहते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है। कह रहा है 20% अपने बड़े पुत्र को देता है। ठीक है, बड़े पुत्र को देता है, तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। कह रहा है कि फिर से देखो, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। आगे कह रहा है शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दान दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे दिया। अंत में कह रहा है, और अंत में उसने 10,080 रुपये अपनी पत्नी को दे दिए। अंत में उसने अपने कितने दिए हैं? 10,080 रुपये अपनी पत्नी को दे दिए। तो उसकी प्रारंभिक संपत्ति कितनी थी बच्चों? ये पूछ रहा है कि उसकी संपत्ति कितनी थी। चलो देखते हैं। अब 20% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? चलो खैर कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग आसान तरीके से लगा। तो हमने कहा प्रारंभिक संपत्ति मान लिया कितनी थी? ₹1 थी। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई बड़े पुत्र को दिया है तो इसका मतलब वो खर्च में ही तो होगा। आप कहोगे 20% दे दिया है,
20% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/5। यानी कि अगर उसके पास प्रारंभ में 5 रुपए थे तो 1 रुपया दे दिया तो कितना बचेगा बच्चों? 4/5 बचेगा। अब आगे कह रहा है 30% छोटे पुत्र को दे दिया, यानी कि 3/10। अब 10 में से 3 और खर्च कर दिए तो अब कितना बचेगा बच्चों? 7/10। और शेष जितना भी बचा था, शेष इसके पास इतनी बचत चल रही है, 10% और दे दिया। 10% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/10। तो 10 में से 1 रुपया और दान कर दिया। अब कितना बचा? 9 बचा, कितने में? 10 में। और अंत में उसके पास कितना बचता है बच्चों? बचत है 10,080 रुपये। कितनी बचत है? 10,080 रुपये बचत है। तो खैर अब इसको काटते हैं। यहाँ तो नहीं कटेगा, आगे ही कटेगा। 4 से काटेंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा? 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 0। 7 से काटेंगे बच्चों, 7 तियाँ 21, 4 7 छंग 42 और 0। 9 से काटेंगे बच्चों, 9 चौके 36। तो आप कहोगे ए बराबर कितना हो जाएगा? आगे बच्चों मिल रहा है 40, ठीक है। यहाँ से जाएगा 5 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। टोटल कितने शून्य है? 1 2 और 3। कुल कितने शून्य है बच्चों? 3 शून्य है। अब जो अंक बचे हैं उनकी गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20, 20 इक्कन 20, 20 इक्कन 20। तो हम कितना लिख देंगे? 20। यानी कि प्रारंभ में उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी बच्चों? ठीक है, प्रारंभ में उसके पास कुल मिलाकर 20,000 रुपये की संपत्ति थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं परीक्षाओं में, और जो भी क्वेश्चन आए आप इनको अगर बढ़िया से प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं तो उम्मीद करते हैं ये कि आपके क्वेश्चंस कभी भी छूटेंगे नहीं या गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है। अब देखो, अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है, उसकी आय 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए भाई, अगर मैं आय की बात करूं बच्चों, आय क्या क्या शामिल होता है? आप कहोगे आय में बच्चों खर्च होता है और आय में क्या होता है? बचत होती है। ये आय में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली समझना है, सिंपल से। अब मान लिया प्रारंभिक आय उसकी कितनी थी बच्चों? 100 रुपये थी। कह रहा है कि पहले वो खर्च कर देता था बच्चों 80%, यानी कि 80 रुपये। अगर 100 में से 80 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई उसकी? 20 रुपये हो गई, ठीक। अब कह रहा आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो अब आय हो गई है उसकी कितनी? 120 हो गई। और बचत खर्च में भी, ठीक है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। भाई 10%, 80 का 10% निकालेंगे 8 बनेगा, यानी कि अब वो खर्च कितना कर रहा है? 88 रुपये। 120 कमा रहा है, 88 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब उसकी बचत कितनी होगी? आप कहोगे कि 100 में से 88 घटाएंगे, भाई कितना बचेगा? 32 बचेगा। अब उसकी बचत कितनी हो रही है? 32 हो रही है। पहले कितनी बचत थी? 20 रुपये थी। तो बचत में वृद्धि बच्चों कितनी हो गई है? 12 रुपये। तो आप कहोगे कि भाई बचत में वृद्धि कितनी हो गई है? ठीक है, बचत में वृद्धि आप कहोगे कि 12 रुपये की हुई है। कितने में? 20 में हुई है। गुणा करेंगे 100% से, कितना बनेगा? 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60%। यानी कि अब उसकी बचत बच्चों 60% पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं हमारे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब कह रहा है कि भाई प्रभाव की बात करें, हमने आपको बताया कि भाई प्रभाव कहाँ पर? जहाँ पर भी कह रहा है रिजल्ट, ठीक, 2 संख्याओं के गुणनफल पर डिपेंड करता है, वहाँ पर हम प्रभाव को वाला फार्मूला लगा देते हैं। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? बेटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों रहता है कितना, भुजा का स्क्वायर, यानी कि a गुणा a। देखिए दो संख्याओं पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई पहले क्षेत्रफल, तो आप कहोगे कि सर प्रभाव बराबर कितना रहेगा, ठीक है, प्रभाव बराबर रहेगा। अब कह रहा है कि भुजा में वृद्धि कर रहा है 20% की, तो 20% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/5 होती है, ठीक है। वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि भाई पहले भी वृद्धि 20% की हुई, तो चाहो तो इसको ना लगाकर हम डायरेक्ट प्रतिशत सीधा है तो सिंपल सा लगा सकते हैं। तो 20%, पहली भुजा भी 20% बढ़ी, प्लस दूसरी भुजा भी 20% बढ़ी, प्लस 20 गुणा 20/100 हो जाएगा, 20 गुणा 20/100 हो जाएगा। तो आप कहोगे उस पर प्रभाव कितना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। 20 + 20 कितना, 40, और 2 दूनी 4, तो आप कहोगे कि उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव कितना पड़ेगा, 44%। क्योंकि आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगी। आंसर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अपनी राय ज़रूर दें कि हाँ इसमें कुछ संशोधन करना है या कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कमेंट करके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं कि सर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये वाला, या कोई भी जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है तो आप कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको उस चीज़ को ज़रूर आपके डाउट को दूर करेंगे। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। अब देखो उसकी लंबाई को बच्चों कितना बढ़ाया जाता है, 20%, और चौड़ाई को बच्चों कितना बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर प्रभाव बराबर क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, तो +-x, यानी कि अगर पहली वृद्धि है तो पॉजिटिव, ये भी वृद्धि है प्लस में लेंगे यानी कि 20, दूसरी भी वृद्धि है प्लस में लेंगे यानी कि 10 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल भी बेटा पॉजिटिव ही रहेगा, तो कितना रहेगा, 20 × 10/100 रहेगा। तो अब कितना प्रभाव आ जाएगा, 10, 20 और 10 30, 2 0 बच्चों काटेंगे कितना बन जाएगा, 2 × 1 2, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32%, ठीक है। कितना रहेगा, 32%। अब आंसर पॉजिटिव है तो क्या रहेगा बच्चों, वृद्धि रहेगी। अगर आंसर पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, वृद्धि रहेगी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस को। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, एक और 2D में बनता है, वर्ग हो गया हमारा, आयत हो गया, एक वृत्त पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखते हैं वृत्त वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई वृत्त की त्रिज्या को कम कर दिया गया है 25%, ठीक है। क्या किया गया है, कमी की गई है, तो आप उसको प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक। अब भाई वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। कितना होता है बच्चों, πr² होता है। तो इसका मतलब है कि भाई जो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको नहीं लेते हम लोग हैं, तो केवल किस पर डिपेंड करेगा, आर पर डिपेंड करेगा। 2 बार आर की गुणा करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि भाई पहला भी निगेटिव 25%, दूसरा भी निगेटिव 25%। अब क्या करेंगे, 25 × 25, 25 गुणे करेंगे 25 करेंगे, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 100 हो जाएगा। 25 × 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो भाई कि माइनस और माइनस दोनों बार माइनस की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई -25 -25 माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे। अब 25 × 25 625 होता है। 625 में बच्चों क्या करेंगे, 2 बार 0 है, ठीक है, तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा यानी कि 6.25 आ जाएगा। अब 50 किसका है बच्चों, माइनस का है,
और पॉजिटिव का है 6, तो 50 में से हम 6 की अगली संख्या 7 घटाएंगे, तो आप कहोगे बचेगा कितना, 43, माइनस का 43। ठीक है, और दशमलव 100 बचा था, 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। तो आप कहोगे कि सर प्रभाव कितना पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी, 43.75% की कमी आ जाएगी। तो देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या को 25% कम कर दिया जाता है। अब देखो ये सवाल या इसके आगे जो भी हमारे आयतन वाले सवाल हैं वो केवल और केवल सुपर टेट में आते हैं। ठीक है, यूपी टेट में हमारे वो जो आगे आयतन वाले क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं, हमारे सुपर टेट में ही केवल अगर सुपर टेट की बात करें तो पूरा मेंसुरेशन पर आधारित सवाल आते हैं और यूपी टेट में केवल 2D वाले ही क्वेश्चन आते हैं। खैर अगले सवाल की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है। बच्चों त्रिज्या बढ़ाई जाती है, कितनी बढ़ाई जाती है, 40% बढ़ाई जाती है, और उसकी ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है। ऊंचाई बच्चों 50% कम कर दी जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बच्चों देखो इसका आयतन कितना होता है। ठीक है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो अगर हम इस कांस्टेंट वैल्यू को हटा दें, ठीक है, इस वैल्यू को हटा दें तो आप कहोगे 2 बार आर की गुणा 1 बार एच की गुणा। जब 3 बार गुणा हो रही हो आपस में, यानी कि किसी का रिजल्ट जब है 3 बार गुणा पर डिपेंड कर रहा हो, तब क्या होता है। ठीक है, अब अगर हमने कहा कि पहला प्रभाव यानी कि वृद्धि या कमी हो रही है, पहला प्रभाव ए है, दूसरा प्रभाव बी है, तीसरा प्रभाव सी है, यानी कि A% वृद्धि या कमी, दूसरा है B% वृद्धि या कमी, तीसरा है C% वृद्धि या कमी, तब बेटा प्रभाव कितना पड़ता है, तब प्रभाव रहता है कितना कि 100 ± A, 100 ± B, 100 ± C बटे कितना होता है बच्चों, 100 गुणे 100 माइनस 100%, तब प्रभाव हमारा बदल जाता है बच्चों। तब अगर हम आयतन की बात करेंगे तब ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, पहले तो त्रिज्या यानी कि 2 बार त्रिज्या की गुणा करनी है, तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो 100 + 40, तो आप कहोगे 140 गुणा 100 + 40 140, 2 बार त्रिज्या को अप्लाई कर दिया। अब एक बार अप्लाई करना है मुझे ऊंचाई को, कमी हो रही 50 की, 100 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 50 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 माइनस 100 हो जाएगा। अब देखो बच्चों कितना जाएगा, 1 2 0 चलेगा, 50 से काटेंगे बच्चों कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार। अब कितना हो जाएगा, 14 × 98। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये बनेगा कितना, 98 माइनस 100, तो उत्तर हमको क्या मिला, माइनस का 2%, यानी कि उसके आयतन में 2% की बच्चों क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, उसके आयतन में 2% की कमी आ जाएगी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और इसी टाइप से ही क्वेश्चन आयतन वाले अभी हम 1 2 3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ जाए। कि एक घनाभ की लंबाई में 50% की कमी, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए। भाई एक घनाभ की लंबाई में 50% की कमी कर दें, ठीक है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें और ऊंचाई में बच्चों क्या कर दें, ठीक है, 20% की कमी कर दें। ठीक, कह रहा है कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे कि पहले तो कमी है, भाई आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आप कहोगे आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, तो भाई 3 चीज़ों के गुणनफल पर डिपेंड कर रहा है, तो हम 3 वाला फार्मूला लगाएंगे। कितना हो जाएगा, अब भाई पहले -50 है, 100 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 गुणे 100 में 20 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 120
गुणे 100 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा 80 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 माइनस 100%। ठीक है, तो अब देखो भाई 2 जीरो हमने पहले काट दिए, अब काटेंगे 50 दूना 100 से, 2 से काटेंगे बच्चों कितना बनेगा 2 चौके 8, कितना बनेगा 12 चौके 48 माइनस 100। तो आप कहोगे 48 में से 100 जाएगा तो भाई 52 बचेगा, वो भी माइनस का, तो यानी कि उसके आयतन में 52% की कमी आ जाएगी। आंसर नेगेटिव का है तो इसका मतलब कमी आएगी, कितने परसेंट की आ जाएगी 52% की आ जाएगी। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को आज। कुछ चीज़ें जैसे जैसे हमको पता चलती चली जाएंगी, हम वैसे वैसे अपने वीडियो में और अच्छी क्वालिटी लेकर आते रहेंगे। अभी जैसे कि ये डिजिटल वाला फॉर्मेट सीखा है धीरे से हल्के हल्के, तो और भी जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी हमको समझ में आती जाएंगी, और आगे चल के कम्प्लीटली डिजिटल पर आने का इरादा है और बहुत जल्दी आएंगे बच्चों। तैयारी कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं धीरे धीरे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, मुश्किल से हफ्ता या 15 दिन या महीना भर के अंदर ही अंदर हम लोग इस तरीके से आ जाएंगे, पूरी तरीके से डिजिटल पर आ जाएंगे। खैर देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। तो उसके आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों। अब देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा क्यूब, यानी कि ए गुणा ए, तीनों बार एक ही की गुणा करनी है। और परिवर्तन दे रखा है कि भुजा में बेटा वृद्धि की जा रही है कितने की 20% की, भुजा में वृद्धि की जा रही है कितने प्रतिशत की 20% वृद्धि की जा रही है। तो अब क्या हो जाएगा 100 + 20 करेंगे तो 120 गुणा 120 गुणा 120 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 माइनस 100 हो जाएगा। अब देखो 1 2 1 0 से 1 कट जाएगा। अब क्या बचेगा 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 का क्यूब कितना होता है बच्चों 1728 होता है। अब 1728 को भाग देंगे 10 से, तो आप कहोगे कि सर 1728 को भाग देंगे 10 से, 1 0 काटेंगे, 0.1 अंक पहले लग जाएगा, माइनस है 100 है, तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर। आप कहोगे कि सर 72.8। इस बार आंसर पॉजिटिव का आया है तो इसका मतलब इस बार बच्चों क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि होगी, आयतन में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, शंकु हो गया चाहे बेलन का आ जाए, ठीक है, हमें बस उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि 1/3 बेलन का हो जाएगा 4/3 πr² हो जाएगा, ठीक है। अगर 4/3 πr³ गोला का होता है, और अगर बेलन की बात करें तो बेटा बेलन का कितना होता है πr² हो जाता है, ठीक है। तो अगर आ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद है आप इसी फार्मूले से उसको लगा ले जाएंगे। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल रहेगा, और आज के आखिरी सवाल में हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक, कि जो परीक्षाओं पर आधारित भी प्रश्न हमारे अक्सर आते रहते हैं। तो आज जहां से ख़त्म करेंगे वहीं से कल हम लोग शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तो आज देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक पाता है और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। एक विद्यार्थी बच्चों 35% अंक पाता है और 68 अंकों से फेल हो जाता है, और कह रहा है एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक पाता है और 22 अधिक अंकों से पास हो जाता है, ठीक। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। अब एक चीज देखो भाई, कहीं पर हमने कह दिया कि एक संख्या रेखा है, यहां पर पासिंग अंक है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है। कितने हैं पासिंग मार्क्स। फेल होने का मतलब क्या है, पासिंग मार्क्स से पीछे रह गया, तो कितना पीछे रह गया 68 अंक पीछे रह गया। और अधिक अंक लाने का मतलब पासिंग मार्क्स से 22 नंबर अधिक लाया है। ध्यान से देखना बच्चों, अब जैसे कि संख्या रेखा होती है ना, कि एक जगह पर 0 है, 0 के आगे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे पीछे लिखेंगे -1 -2 -3। अब अगर हम सिंपल सी बात कहें
कि -3 बच्चों कितना -3 और प्लस के 2 में अंतर कितना है। तो आप कहोगे 2 और 3 का अंतर 1 नहीं होगा बच्चों, ध्यान से देखना। आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। अंतर क्या होता है बच्चों? अंतर होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना होता है। तो आप कहोगे बड़ी संख्या 2 है, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है? 2 है। माइनस करेंगे छोटी संख्या -3 है, तो कितना बन जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो अंतर कितना निकल कर आ जाएगा? 5 निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अपने सवाल में देखेंगे कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे। भाई माइनस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? वो फेल हो रहा है, और प्लस का मतलब क्या हो रहा है? वो पास हो रहा है। तो आप कहोगे कि प्रतिशत में अंतर कितना है बच्चों? ठीक है, कि प्रतिशत में अंतर बच्चों है 5% का। ठीक है, प्रतिशत में अंतर कितना है? 5% का। और अंकों में अंतर कितना है? भाई बड़ी संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। अब माइनस करेंगे -68। अभी भी देखा है कि 2 बार माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 68। अगर समझ में ना आया तो थोड़ी देर वीडियो को रिवाइंड करें और समझ में आ जाएगा। तो आप कहोगे ये कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। तो 5% बराबर बच्चों कितना बना है? 90। तो 5 × 5 1% बराबर कितना बनेगा? 18 × 5 = 90, 18 आ जाएगा। और परीक्षा के पूर्णांक की बात करें बच्चों, कितना होता है परीक्षा का पूर्णांक? ठीक है, पूर्णांक हमेशा कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से हम लोग आगे के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे कि परीक्षा पर ही आधारित प्रश्न होते हैं, अक्सर आते रहते हैं। आय पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर अच्छे लगे तो करवा देंगे, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए होंगे तो आगे देखेंगे। और कल हम लोग इसी के आगे से शुरुआत करेंगे कि परीक्षा पर आधारित ही क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।